हेलो बच्चों, पूनम भारद्वाज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं शब्द निर्माण के अंतर्गत समास। तो बच्चों, समास क्या होते हैं? समास होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो उनके मेल से, उनके मिलने से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं, उनके मेल से नया शब्द बनता है और वही नया शब्द क्या कहलाता है? समास की प्रक्रिया कहलाता है। इस विधि से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जो नया शब्द बना इस प्रक्रिया से उसे समस्त पद कहा जाता है और उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जब समस्त पदों को पृथक पृथक किया जाता है, अलग अलग, पृथक मीन्स अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह, उनको अलग कर देना, उन्हें तोड़ देना। जैसे उदाहरण के लिए गंगा का जल। गंगा का जल में दो पद हैं, कौन कौन से? एक तो गंगा और दूसरा जल। तो ये क्या है? पद हैं या शब्द कह सकते हैं। तो जब इनका समास कहलाएगा तो वो होगा गंगा जल, और जब इसका हम विग्रह कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? गंगा का जल। समास रचना में दो पद होते हैं, जैसे यहाँ पर है गंगा और जल। तो पहले पद को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे को क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो इनके संयोग से, किनके संयोग से? पूर्व पद और उत्तर पद के संयोग से जो नया शब्द बनता है वही समस्त पद कहलाता है। तो ये तो थी समास की प्रक्रिया और क्या होता है समास, उसके बारे में उसका परिचय। तो अब चलते हैं हम आगे समास के भेद। इसके भेद कितने होते हैं? इसके 6 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा अव्ययीभाव समास। तो अब आगे हम इन समासों के भेद के बारे में जानेंगे कि पहला है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है यह जानते हैं। तो बच्चों, अब हम करते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें उत्तर पद कौन सा? बाद वाला पद, यह प्रधान होता है तथा पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताने के कारण गौण हो जाता है। इसके 7 भेद होते हैं, और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो कारकों की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक आपने पढ़े ही हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना, संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास के कौन से भेद होंगे? कर्म से लेकर अधिकरण तत्पुरुष तक। ठीक है बच्चों। और 7वां होगा इसमें नए तत्पुरुष। तो ये तो है तत्पुरुष समास के 7 भेद। तो पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का पहला एग्जाम्पल है ग्राम गत। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गत या गया हुआ। ठीक है बच्चों। और जब हम इसको समस्त पद में करेंगे तो क्या होगा? इसका कारक विभक्ति का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। को कहाँ चला जाएगा? को लोप हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से कर्ण तत्पुरुष है। कर्ण तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ण का। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य।
ठीक है। जब समस्त पद में होगा ये तो इसमें से कारक विभक्ति का लोप हो जाएगा। और आगे है संप्रदान, जिसका कारक चिन्ह है के लिए, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। क्या होगा? आराम के लिए कुर्सी। ठीक है। और यहां पर भी देखो समस्त पद किया तो आराम के लिए कुर्सी का के लिए का क्या हो गया, यहाँ पर लोप हो गया, के लिए हाइड हो गया। तो इस प्रकार जो कारक विभक्तियां आती हैं वो जब उनका हम विग्रह करते हैं, जब तो कारक विभक्ति दिखाई देती है, लेकिन जब हम उसको समस्त पद में कन्वर्ट करते हैं तो कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। इसी प्रकार से आगे है अपादान कारक, जैसे देश निकाला, देश निकाला, देश से निकाला। किसी को जैसे देश से निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया, तो अपादान का कारक चिन्ह भी क्या होता है? से होता है। कर्ण का भी से होता है, लेकिन अपादान का क्या होता है? अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पर देश से अलग कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। और जब समस्त पद बना तो से कारक विभक्ति का लोप हो गया। इसी प्रकार से संबंध तत्पुरुष, संबंध क्या होता है? किसी का भी आपस में संबंध। तो क्या है संबंध कारक का चिन्ह? का, के और की। जैसे उसका बैग, उसका राम का भाई, ठीक है, राम की पत्नी। इस प्रकार से ये क्या है? संबंध बताने वाले कारक चिन्ह है, का, के, की। तो इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है प्रेम सागर। तो प्रेम का सागर, ये इसकी कारक विभक्ति है। और जब इसका समस्त पद बनाया तो संबंध कारक का जो कारक चिन्ह था वह यहां से लोप हो गया, लुप्त हो गया। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या है? में और पर। आनंद में मग्न, है ना? तो आनंद मग्न, आनंद में मग्न, तो यहाँ पर में का लोप हो गया। तो यहाँ पर आप बच्चों ये देखोगे सभी जगह कारकों के चिन्ह आए हुए हैं। तो ये सभी किस में आ जाते हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। न तत्पुरुष यह नकारात्मक के अर्थ में होता है। अधर्म, न धर्म। अजर, न जर। अकर्मण्य, न कर्मण्य। तो बच्चों ये तो थे तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसके सभी भेदों के साथ उसके उदाहरण। और इसके बाद हम करेंगे अगला समास अव्यय भाव। तो बच्चों अब हम करेंगे दूसरा समास अव्यय भाव समास। तो इसका अर्थ क्या है? अव्यय का अर्थ क्या है? अव्यय भाव का अव्यय बन जाना। अब आप कहेंगे कि अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन हो जाना। और जब अ लग गया तो अविकार, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आता वह शब्द अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। तो बच्चों अव्यय भाव समास क्या होता है? अव्यय भाव समास में जो पहला पद होता है, पूर्व पद, वो कैसा होता है? प्रधान होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? अव्यय होता है। और समास जब किया जाता है तो जो समस्त पद होता है वह भी अव्यय बन जाता है और क्रिया विशेषण की तरह ही उसका प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, यथाशक्ति, ठीक है। तो इसका विग्रह किया हमने, क्या बना? शक्ति के अनुसार, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? ये तो प्रधान है और ये क्या है? अव्यय। इसका कोई
इसमें कोई विकार नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी प्रकार से भर पेट, इसका विग्रह क्या होगा? पेट भर कर। ठीक है बच्चों। और इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे यथा है तो ये पूर्व पद है, पूर्व पद कैसा है? अव्यय है। ठीक है। और इसी प्रकार से भर पेट, विग्रह किया तो पेट भरकर हो गया, लेकिन जब इसका समस्त पद बना तो यहाँ क्या आ गया? भर पेट, तो अव्यय ये पूर्व पद हो गया। इसी प्रकार आमरण, आमरण का होगा मरण तक, इसका विग्रह। ठीक है। तो तक क्या है? अविकारी या अव्यय शब्द, तो यही अव्यय है, तो यहाँ पर यह अव्यय है, तो क्या हो गया? ये अव्ययी भाव समास, जहां पर क्या होता है? पहला पद अव्यय बन जाता है, वही अव्ययी भाव समास होता है। अब तीसरे समास की ओर चलते हैं। तीसरा समास है द्विगु समास। ठीक है बच्चों। अब द्विगु समास बहुत आसान है, संख्यावाची, काउंटेबल, जिसमें पहला या पूर्व पद कैसा होगा? संख्यावाची होगा, वही द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, तो विग्रह क्या होगा इसका? चार राहों का समूह, या क्या बोल सकते हैं हम इसे? समाहार। ठीक है। और इसी प्रकार से अगला है नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। ठीक है। जो भी संख्याएं दी जाती है उनका विग्रह इस तरह से कर दिया जाता है कि उनका समूह या समाहार। ठीक है। दशानन, 10 आननों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौपाया, 4 पायों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह या समाहार। तो इस प्रकार अव्ययी भाव और द्विगु समास। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले समास की ओर। अगला है कर्मधारय समास। चौथा है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें उत्तर पद, बाद वाला जो पद होता है वह पद प्रधान होता है, और दोनों पदों में, दोनों पद कौन से? पूर्व और उत्तर, दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का या उपमेय या उपमान का संबंध होता है। 2 पद हैं तो उनमें से एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। तो जैसे विशेषण और विशेष्य के उदाहरण देखिए आप। नील कमल, नील कमल अर्थात कमल कैसा है? नीला है। ठीक है। तो कमल क्या हुआ? विशेष्य। उसकी विशेषता क्या बतलाई गई है? कि वो कैसा है? नीला है। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीला है जो कमल, या नीला कमल। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से महापुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह तो क्या होता है? विशेष्य, और उसकी जो विशेषता बतलाई जाती है वह होता है विशेषण। तो महान है जो पुरुष। ठीक है। या महान पुरुष। ठीक है। ये हुआ विशेषण और विशेष्य के एग्जाम्पल किसके? कर्मधारय समास के। अब है उपमेय और उपमान से संबंधित उदाहरण। जैसे विद्याधन, विद्याधन कैसा? विद्या रूपी धन। ठीक है। धन कैसा? विद्या रूपी धन। हमारे पास जो धन है किसका है? विद्या का। ठीक है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, तो चरणों को किसकी संज्ञा दी गई है? कमल की। किसकी उपमा दी गई? कमल की। कि चरण कैसे हैं? कमल के समान चरण है। तो इस प्रकार ये है कर्मधारय समास। और इसी प्रकार से और भी इसके उदाहरण हैं। जैसे अंधकूप, अंधा है जो कूप। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। तो इस प्रकार यह है कर्मधारय समास।
तो पांचवा समास है बच्चों बहुव्रीहि समास। जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना होकर, ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, तो कौन सा पद प्रधान है? तो कोई तीसरा पद ही, अन्य पद ही इसमें प्रधान हो जाता है। जैसे दशानन, इसका विग्रह करेंगे, क्या होगा? 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात किसके? 10 सिर वाला कौन है? यहाँ पर कौन आ जाएगा? रावण। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कौन, किसके हैं पीले वस्त्र? भगवान विष्णु के। पीत है अंबर जिसका कौन? यहाँ पर आ जाएगा विष्णु। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, तो पाणी क्या होता है? हाथ। ठीक है, किसके हाथ में चक्र है? वो भी विष्णु का ही आएगा। चक्र है पाणी में जिसके। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास कि दोनों पद प्रधान ना होकर अन्य पद ही प्रधान है। तो अन्य पद कौन हो गया? जैसे यहाँ पर था 10 है आनंद जिसके, रावण अन्य हो गया। पीत है अंबर जिसका, विष्णु। चक्र है पाणी में जिसके, विष्णु। तो इस प्रकार यह तो हो गया बहुव्रीहि समास। तो अब चलते हैं हम अगले समास की ओर, जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के क्या होता है? इसमें क्या होता है? दोनों पद ही प्रधान हो जाते हैं। जैसे राम सीता, तो दोनों ही प्रधान है, राम भी और सीता भी। तो इसका जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय किन शब्दों का प्रयोग होता है? जैसे और का प्रयोग हुआ, और या का प्रयोग हो जाता है, या एवं का प्रयोग हो जाता है, भाई और बहन। ठीक है, तो ये जब इनका विग्रह करते हैं तो ज्यादातर एक ये डैश का निशान होता है इसके अंदर, और जब विग्रह किया तो इनको अलग किया। विग्रह का क्या बताया था मैंने? अलग करना, तोड़ना। तो राम और सीता, भाई और बहन, रात दिन, रात और दिन, चाचा भतीजा, चाचा और भतीजा। तो इस प्रकार ये हो गए बच्चों आपके 6 समास। तो नए शब्दों के बनाने की जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तो उस नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं, और जब उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है तो वह समास विग्रह कर दिया जाता है। जैसे ये सब क्या है? समस्त पद हैं, और ये क्या है? इसके विग्रह हैं। ठीक है, ये सब क्या है? इनके विग्रह हैं। ये तो थी समास और समास के 6 भेद। तो एक चीज आपने पढ़ी होगी, संधि और समास। संधि और समास, इनमें क्या अंतर होता है? संधि का अर्थ वैसे क्या होता है? मेल। यहाँ समास में आपने पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है। ठीक है, और संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। ठीक है, इन दोनों में मुख्य अंतर यही है। तो बच्चों, आज आपने पढ़े समास और उसके 6 भेद, उनके बारे में आपने जाना और समझा। तो बच्चों, मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने तथा अच्छी तरह से इसका अभ्यास करें। थैंक यू बच्चों।